ये भारतेंदु ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास शास्त्र से, एक संस्कृत के शास्त्र से उन्होंने प्रमाण खोज के भेजा था विद्यासागर के पास में कि देखिए आपने जो पाराशर संहिता से जो तर्क श्लोक चुन करके जो आपने उसकी व्याख्या की और कहा कि हमारी प्राचीन परंपरा है विधवा पुनर्विवाह की, कई ऑप्शंस हैं उसमें, ब्रह्मचर्य रख सकती है, और एक ऑप्शन उसमें प्राचीन परंपरा में भी है कि वो पुनर्विवाह कर सकती है। ये पाराशर संहिता से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसी के आधार पर साबित किया था। नवजागरण के समय जितने हमारे राजा राम मोहन राय हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो या रविंद्रनाथ ठाकुर हो, जो हो अपने समय की रूढ़ियों से, कुसंस्कारों से, अंधविश्वासों से लड़ने के लिए जहां उन्होंने नए विचारों को हथियार बनाया, नई नई उक्तियों को हथियार बनाया, वहीं उन्होंने पुराने शास्त्रों से भी प्रमाण दे करके यह साबित करने की, यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि नहीं, ये जो आज रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, ये सब उस जमाने में नहीं थी, और उस जमाना में बड़ा प्रगतिशील था। ये सती प्रथा पहले नहीं थी, ये विधवा पुनर्विवाह पहले होता था। ये शास्त्रों से भी प्रमाण निकाल के वो समाज सुधार में उन उक्तियों को लगाते थे। तो सोशल रिफॉर्म के लिए जो आइडियोलॉजी 19वीं सेंचुरी में ऑर्गेनाइज हो रही थी, जो गठित हो रही थी, उसमें नए विचारों, पश्चिमी विचारों की तो भूमिका थी, हमारे प्राचीन संस्कृत के शास्त्रों की भी विचारों की भूमिका थी, ये समझने की जरूरत है। तो भारतेंदु का बताया मैंने कि भारतेंदु ने भी विधवा विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास भेजा था प्रमाण कि देखो ये शास्त्रों में ये प्रमाण है। भारतेंदु और विद्यासागर का एक दूसरा संबंध यह है, जो सबसे बड़ा संबंध है, जो आत्मीयता का संबंध है, कि विद्यासागर की मां विधवा हो जाने के बाद बनारस रह रही थी, और बनारस के थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो विद्यासागर ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही भार दिया था कि आप हमारी मां की देखभाल कीजिएगा। तो ये ज्यादा गहरा संबंध था, और इस संबंध की वजह से ही जब 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हुई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही पौत्र की ही एक पुस्तक से जाना जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उनकी मृत्यु पर जो प्रतिक्रिया दी, एक दिन का पूरा उपवास रखा उन्होंने, और ये प्रतिक्रिया दी कि आज लग रहा है कि मेरा एक पुत्र का देहांत हो गया, मेरे एक बेटे का देहांत, मृत्यु हो गई। तो ये था उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र और विद्यासागर का संबंध, कि कैसे अपने पुत्र की तरह वो मानते थे। एक और संबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का विद्यासागर से, कि जब विद्यासागर ने रघुवंश वगैरह कई संस्कृत ग्रंथों का संपादन किया, उन्होंने अनुवाद किया, लेकिन उन्होंने जब अभिज्ञान शाकुंतलम का जब उन्होंने संपादन करना शुरू किया, ये जो, तो उस अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले संस्कृत ग्रंथों के कई पाठ होते थे, कई टेक्स्ट होते थे, गौड़ीय पाठ, तो कश्मीरी पाठ, तो दक्षिणी पाठ, कई पाठ होते थे। तो उस समय के विद्वान सारे टेक्स्ट को लाकर पाठालोचन कहते हैं इसको। तो मानक बनाते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो आज स्टैंडर्ड रूप हम आप पढ़ते हैं, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बनाया हुआ है, और उस स्टैंडर्ड रूप को तैयार करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक पाठ अपने पुराने ग्रंथागार से लेकर के भारतेंदु ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पास भेजा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का संपर्क है ईश्वरचंद्र विद्यासागर से, या यह हिंदी से संबंध है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। भारतेंदु ने बहुत सारी मुकरियां लिखी हैं, आप जानते हैं। उन मुकरियों में एक मुकरी जो उन्होंने विद्यासागर पर लिखी है, वो मैं सुना रहा हूं। सुंदर बानी कहे समझाए समझावे, सुंदर बानी कहे समझावे, विधवा गनसो नेह बहावे,
दया निधान परम गुण आगर, सखी सज्जन नहीं विद्या सागर। अभी देखिए कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो विद्यासागर के बारे में लिखा है एक मुकरी में, वो बताया कैसे दया निधान, काइंडनेस बहुत है। काइंडनेस का उदाहरण देखें तो उन्होंने जो साधारण उनके द्वार से जो आ जाता था कुछ प्राप्त करने के लिए, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र विद्यासागर उसको ऐसे नहीं लौटने देते थे, कुछ न कुछ देते थे। हालांकि उनका जीवन कितनी गरीबी में बीता है ये तो आप जानते हैं कि कैसे वो कलकत्ता में जब पढ़ने के लिए आए तो लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ते थे, कैसे वो मिट्टी का तेल न खर्च हो, उससे खाना बना सके, लैंप पोस्ट की ऐसे। बाद में टेक्स्ट बुक लिख करके वो बहुत संपन्न भी हुए, और उनकी दया निधान का जो गरीबों को तो देखते ही थे। आपको पता है कि माइकल मधुसूदन दत्त 1871 में जब फ्रांस में कर्ज से शिकार थे, कर्ज उनके ऊपर बहुत भारी हो गया था और वो फ्रांस से आ नहीं पा रहे थे, महाजनों ने उनको वही पकड़ के पैसा दो तो हम इंडिया जाओ। तो भारतेंदु ने उस जमाने में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उस जमाने में 1871 को में माइकल मधुसूदन दत्त के पास 1500 रुपया भेजा था इकट्ठा करके, कुछ अपने पास से मिला करके कि आप अपना कर्ज से मुक्त होकर के आए। ये दया निधान इसीलिए कहते हैं, दया निधान, ओशन ऑफ काइंडनेस, दया सागर, विद्यासागर नहीं थे। तो यहाँ एक चीज और भी आप लक्षित करें, जो ज्ञान सागर, जो विद्या सागर होगा वो दया सागर भी होगा। लेकिन आजकल जो विद्या सागर है वो दया सागर नहीं है, वो निर्दया सागर है। जिसके पास जितनी अधिक विद्या है वो उतनी अधिक निर्दय है आज, उतना अधिक बर्बर है आज, उतना अधिक क्रूर है आज। जितना अधिक ज्ञानी है, जितना अधिक शिक्षित है, उतना अधिक क्रूर है आज। जबकि एक जमाना था कि जो विद्या सागर होता था वो दया सागर भी होता था, वो दया निधान भी होता था। तो ये हिंदी का जो और विद्यासागर का जो संबंध है, ये संबंध हिंदी के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है और बांग्ला के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये संबंध हमें ये सोचने के लिए विवश करता है, এই রিলেশনটা আমাদের এই ভাবার জন্য আমাদের একটা পথ দেখাচ্ছে যে মনটাকে খোলা রাখতে হবে। আজকের বাংলা লেখকরা অন্য কোন লেখকদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখেন না, কিন্তু সেই যুগের লেখকরা, সেই যুগের শিক্ষাবিদরা একটা ওনার মনটা খুব বড় ছিল, সবার সঙ্গে सबसे वो संबंध जोड़कर चलते थे वो जमाने के लोग। तो ये जब बांग्ला नवजागरण को समझना है तो बांग्ला नवजागरण के महापुरुषों के हृदय की विराटता को, उसके सागरत्व को भी, उसके समुद्रत्व को भी समझने की जरूरत होगी। उसको समझे बिना हम बांग्ला नवजागरण को नहीं समझ। बहुज्ञता बांग्ला नवजागरण की एक बड़ी खूबी है कि ये हमारा आज का जो जमाना है वो स्पेशलाइजेशन का जमाना है। भाई किसमें स्पेशल, हिंदी का प्रश्न उठाएं तो किसकी स्पेशलिस्ट है भाई? तो आधुनिक साहित्य के स्पेशलिस्ट। तो आधुनिक साहित्य में फिर किसके स्पेशलिस्ट हैं? तो छायावाद के स्पेशलिस्ट। तो छायावाद में फिर किसके स्पेशलिस्ट हैं? तो निराला के स्पेशलिस्ट। निराला में भी किसके? प्रकृति वर्णन के स्पेशलिस्ट। आदमी धीरे 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 उस जमाने के लोग अगर विद्या सागर होते थे तो आज के जमाने के लोग विद्या कूप होते जा रहे हैं, विद्या का कुआं होते जा रहे हैं। ये जो स्पेशलाइजेशन जो है वो हमें विद्या का कुआं, वेल ऑफ एजुकेशन, ओशन ऑफ एजुकेशन नहीं, ओशन ऑफ नॉलेज नहीं, वेल ऑफ नॉलेज, कुआं मुद्दे स्पेशलाइजेशन। लोग संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्रेजी जानते हैं, আবার ধর্ম জানতেন, সংস্কৃত জানতেন, ইংরেজি পড়েছেন, ফিলসফি পড়ছেন, সবকিছু পড়ছেন। ও সময় ওপেন, মানে নলেজটা ওপেন ছিল। বিদ্যাসাগর আসছিলেন, বাবা মা প্রতি কত শ্রদ্ধা ওনার, আপনি জানেন, পড়েছেন আপনি বাবা মা প্রতি
খুব শ্রদ্ধা ওনার। উনি যখন ছোটবেলায় আসছিলেন, প্রথম আসছিলেন কলকাতায়, তখন ওনার বয়স আমার ধারণা 9 কিংবা 10 বছরের ছিলেন উনি। আর আসছিলেন তো ওনার সঙ্গে একজন মেয়ে খুব খেলতো, খেলাধুলা করতো, খেলাধুলার সাথী ছিল মেয়ে। উনি 9 বছরের ছিলেন, তো ওনার সেই মেয়েটা হয়তো 9 বছরের ছিল, 8-9 বছরের ছিল। আসছিলেন আবার যখন 13-14 বছরে উনি এখানে আলেন, একটা সংস্কৃত কলেজে পড়তেন, যখন ফিরে গেলেন দেখলেন সে মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে, আর বিয়ে হয়ে যায়নি, বিধবাও হয়ে গেছে। আবার দেখুন এই ছোটবেলায় 13-14 বছরের বিদ্যাসাগর যখন গ্রামে ফিরেছেন, উনি এই মিদনাপুর এই গ্রাম, উনি আগে হুগলি জেলা ছিল, এখানে গ্রামে যখন ফিরেছেন দেখছেন যে মেয়ের সঙ্গে উনি খেলাধুলো করতেন সে মেয়ে বিয়েও হয়ে গেছে আর সে বিধবাও হয়ে গেছে। 13-14 বছরে বিদ্যাসাগর সেই সংকল্পটা নিলেন, এই প্রতিজ্ঞাটা করলেন যে এইটা জিনিসটা, এই विधवा हुआ, बाल विवाह खूब खराब, बाल विवाह बहुत खराब चीज है, बहुत बुरी चीज है। और 1855 में जब उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में पहला लेख तैयार किया, तो যখন প্রথম রচনা করলেন উনি বিধবা বিবাহ পক্ষে, তখন উনি যে রচনাটাকে নিয়ে বাবার কাছে গেলেন। বাবাকে আপনারা জানেন কি গল্পটা? সবাই জানেন নিশ্চয়ই, তাহলে আমি এটা বেশি রিপিট করবো না। যদি অনুমতি না দেন তাহলে উনি লেখাটা শোনালেন খুব তর্ক দিয়ে, রিজনের সে নবজাগরণ, বাংলা নবজাগরণ, দুনিয়াতে যত রেনেসাঁ আসছে, তার দুনিয়াতে যত রেনেসাঁ আছে তার মেন কথাটা কি, এজ অফ রিজন বলা যেত, রিজন তর্ক দিত, লজিক বিশ্বাস নয়, ফেথ ভার্সেস রিজন। এই নবজাগরণ রেনেসাঁর যে যুগ ছিল সেটা ফেথ ভার্সেস রিজন এই যুগ ছিল। तो विद्यासागर खूब तर्क दिए, उन्होंने तर्क से एक लेख लिखा विधवा विवाह के पक्ष में, और अपने पिताजी के पास ले गए और उन्होंने पिताजी से कहा कि देखिए मैंने एक लेख लिखा है, ब्राह्मण परिवार, ऑर्थोडॉक्स परिवार, और लेख सुनाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि लेख लिखा है आप, लेकिन अनुमति देंगे तभी हम इसको छपाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अनुमति नहीं दूं तो तब नहीं छपाएंगे, तब आपके मरने के बाद छपाएंगे। तो उन्होंने सुनाया, पिताजी ने अनुमति दे दी। फिर माँ के पास गए, आप जानते हैं, फिर माँ के पास गए तो माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन बाबा के बोलबे ना, बाबा के बोलबे ना। बोले बाबा थे कि मैं आगे ही अनुमति नहीं ली, उन्होंने छपाया उसको। तो ये देखिए कि जो तर्क में जो विश्वास रखता है, আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা এই হচ্ছে মডার্ন মনি, মডার্ন বিদ্যাসাগর যে মডার্ন পারসন, উনি মডার্ন ছিলেন, রিজনে বিশ্বাস করতেন, লজিকে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু উনি মা বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন। মা বাবা অনুমতি না দিলে উনি কাজ করতেন না। আর যখন উনি বিশ্বনাথ, যেটা তো সবার জানা, ওনার এই কথাটা সবাই জানে, ওনার এই কথাটা, যখন উনি বেনারস গেলেন দেখতে, মা বাবা গেছিলেন একবার, ওনাকে দেখতে গেলেন বিদ্যাসাগর, তো উনি মন্দির গেলেন না। আজকে যে বিশ্বনাথের মন্দিরের খুব আজকাল খুব জল মানে ধুমধাম আছে, খুব ধুমধাম है वहाँ, तो वो वहां ब्राह्मण होकर के, पंडित होकर के, मॉडर्न पंडित, उन पर प्रेम किया जाता, मॉडर्न पंडित है बाबा। तो वो मंदिर नहीं गए, तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा खाता, ওখানে খাতা চলে, তো তোমার কে ছিল বাড়ি থেকে আগে, তো খাতা চলছিল। বলে না আমি তো বিশ্বাস করি না, আমার দেখো এই বাবা যে আছে এই বিশ্বনাথ, এই মা আছে এই অন্নপূর্ণা, এই যে মানব কেন্দ্রিত সোচকে বলে, হিউম্যানিজম বলে, এটা রেনেসাঁ একটা বেসিক এলিমেন্ট হচ্ছে হিউম্যানিজম, মানব কেন্দ্রিকতা, হিউম্যান সেন্ট্রিক চিন্তন, থট। এইটা রেনেসাঁ একটা মস্ত বড় আমাদের গিফট আছে। আজকের যুগে মানব কেন্দ্রিক হিউম্যান সেন্ট্রিক এখন থট নয়, এখন
হয়ে গেছে চিন্তনটা দেবতা চিন্তক কেন্দ্রিত, আবার চলে গেছে পুরনো যুগে। এই যে 2019-এ আমরা আবার মানুষ কেন্দ্রিক চিন্তন থেকে আবার দেবতা কেন্দ্রিক চিন্তন থেকে আমরা চলে গেছি। এটা একটা যাকে বলে রিভার্সন। 19 সেঞ্চুরিতে যেটা ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল রেনেসাঁ। আজকে যা সারা দেশে ঘটছে, সারা দুনিয়াতে ঘটছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশে যে ঘটছে সেটা হচ্ছে রিভার্সন। যে মানবতার, আধুনিকতার, রাষ্ট্রীয়তার, বিশ্ব বন্ধুত্বের যে আমাদের हेरिटेज, से हेरिटेज के पैर থেকে पैर से रौंद करके उसकी जगह पर रेनेसां की जगह पर रिवर्सन आ गया है। तो मैं अंत में यही बात समाप्त करता हूं कि विद्यासागर से यही शिक्षा लेने की जरूरत है, यही समझने की जरूरत है कि विद्यासागर ने जिस तरह 19वीं शताब्दी में 1830 से लेकर के अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने अपनी प्रतिभा का, अपनी ऊर्जा का और अपनी रक्षणशीलता का और अपनी सक्रियता का ज्ञान भी था और सामाजिक सक्रियता भी थी। आज के जमाने में क्या है, ज्ञान है तो सोशल एक्टिविटीज नहीं है। घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर। सामाजिक सक्रियता नहीं है। उस जमाने में ये नहीं था, सोशल एक्टिविटीज थी। जो एजुकेशनिस्ट थे वो सोशल एक्टिविस्ट भी थे। যারা এডুকেশনিস্ট ছিল তারা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টও ছিল। ওরা বিদ্যা খুব ছিল না, ওরা বিদ্যাসাগর ছিল। এই বলে আমি এই শেষে বলবো যে বিদ্যাসাগর আমাদের এই পথ দিয়েছেন যে কিছু করার আগে ভাবো, কিছু বলার আগে তর্ক করো, রিজন করো। আর সেই আর ইনোভেশনস উনি মহেন্দ্রলাল সরকার যে ডাক্তার ছিলেন, মহেন্দ্রলাল সরকার যিনি ডাক্তার ছিলেন, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন, ওনাকে 1000 টাকা দিয়েছিলেন ডাক্তারি বিকাশের জন্য, মানে সায়েন্সের জন্য। সংস্কৃত, আপনি চিন্তা করুন, একটা সংস্কৃতের স্কলার সে সায়েন্সের কথা বলছে। আজকে সায়েন্সের স্কলার संस्कृत और संस्कृतेर जे कूपमंडुकेर कथा बोलছে। संस्कृत की धारा से आकर के मॉडर्न थिंकिंग कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन। और आज मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करके आदमी पुराना कूपमंडुक का ऑर्थोडॉक्स की बात कर रहा है। এটা শেখার দরকার, শেখাতে বলে আমি এই বলবো যে বিদ্যাসাগরকে আজ অব্দি কোনো ফান্ডামেন্টালিস্ট নিজের করতে পারেনি বলে তার মূর্তিটা ভাঙা গেছে কলকাতা। এই বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। আপনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ধন্যবাদ।